मार्जिन 30%. EBITDA margin 30%. Number of outstanding shares equal to 100 million. Next line, therefore EBITDA per share equal to 30% of 5,000. 30% of 5,000, the whole divided by 100. 30% of 5,000, the whole divided by 100 equal to what? 4.5. Okay. And less के formula लिखो, less depreciation per share 1, less interest per share 0.5. और ये अपना PBT per share 3, tax rate 40%. Therefore EPS equal to 1.8. Dividend payout ratio 70%. Therefore D1 equal to what? 1.26. D1 equal to 1.26. ओके, तो D1 1.26 कंपनी का नेक्स्ट ईयर होगा. ठीक है, उसके बाद डिविडेंड क्या क्या होगा उसका फोरकास्ट चाहिए ना. नाउ सुना प्लीज. सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला इक्विटी स्टॉक वैल्यूएशन का ये हो गया कि वो लोग बोलेगा, सुना, अब शेयर होल्डर, ओके, a prospective investor has a investment horizon of 1 year. What horizon? 1 year का investment horizon है उसका. ठीक है, तो he will buy the share today and sell it off after 1 year. So his future cash flow is going to be D1 plus P1. What? D1 plus P1. So the price that he is willing to pay today is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus RE. D1 plus P1 divided by 1 plus RE. So I have already computed D1. If I tell you now that according to me, the firm का P ratio after 1 year, the firm का P ratio after 1 year will be 10 times. Will be what? 10 times. So look, we have already computed EPS of the next year. कितना निकाला EPS? 1.8 का 10 times 18. तो 18 rupees प्राइस होगा साल के एंड में, और डिविडेंड क्या मिलेगा? 1.26. और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इसका 14% है, तो शेयर का दाम टुडे इज 1.26 प्लस 18, द होल डिवाइडेड बाय 1.14 कम्स टू व्हाट? 16.89. ठीक है, लिख देना. अगर नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू है तो नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर दो. फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर. Find out the intrinsic value of the share for an investor whose investment horizon is 1 year. Given that the stock is expected to trade 1 year from now, the stock is expected to trade 1 year from now at a P ratio of 10 times. ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया. D1 equal to 1.26. P1 price, P1 equal to P ratio into EPS. P1 equal to P ratio to EPS, so 10 into 1.8 equal to 18. Next line, therefore V0, value of the share today, V0 equal to D1 plus P1, the whole divided by 1 plus RE. D1 plus P1, the whole divided by 1 plus RE. D1 plus P1, the whole divided by 1 plus RE. D1 क्या था? 1.26
plus 18 the whole divided by 1.14 equal to what? 16.89. 16.89 dollars value of the share हो गया. 16.89 dollars value of the share हो गया. ठीक है? 16.89. तो this is one type of sum. But अगर एग्जाम में आता तो जो सेल्स वाला पार्ट जो दिया था वो नहीं दिया रहता, केवल डिविडेंड और क्या EPS और क्या पी रेशियो उसके हेल्प से करते. ओके, यू नॉट हैविंग दैट टफ सेल्स वाइज. उसके बाद सुनना प्लीज, अगर वो लोग बोला है रश मत करना क्वेश्चन करने पहले से वो लोग बोला है कि डिविडेंड आपने नेक्स्ट ईयर का निकाल दिया 1.26, उसके बाद वो जो डिविडेंड है वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ओके वो ग्रो करने वाला है 35% से. डिविडेंड 35% से ग्रो करेगा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरे को D1, D2, D3 और D4 निकल गया. D1 तो आ ही चुका है और बोल रहा है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ग्रो करेगा 35% से. तो ग्रो करा देंगे तो अपना D1, D2, D3, D4 मिल गया. और उसके बाद बोलते हैं एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस फोर्थ ईयर में, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस फोर्थ ईयर में would be equal to suppose 40, would be equal to what? 40. तो बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर. तो इन दैट केस कैल्सी में जो एनपीवी का अमाउंट होता है डिस्कस कर रहे हैं. सुन पर कैल्सी में जो एनपीवी का अमाउंट होता है उसमें कैपिटल बजटिंग के सम में अपने C1, C2, C3, C4 डालते हैं और उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालते हैं C0, तब जाके एनपीवी आता है. तो अगर इस तरह का सम सुना जहाँ पे अलग अलग डिविडेंड 3-4 साल में जा रहे हैं तो या तो स्टूडेंट उसको शांति से लिख के कर ले तो टाइम ज़्यादा जाएगा, और अगर वो कैश फ्लो के मोड से करे तो बढ़िया. तो कैश फ्लो के मोड से करेगा तो C0 को जीरो रखेगा. C0 क्या रखेगा? जीरो. एज ए कैपेक्स का प्रोजेक्ट है जिसमें C0 कुछ नहीं, और C1 को D1 आएगा, और C2 को D2, C3 को D3, C4 को D4 प्लस P4, C4 को D4 प्लस P4 पूरा पैसा वो डालेगा. उसके बाद एनपी मोड में जाएगा, I by 40% डालेगा और कंप्यूट पीवी. वो जो पीवी पूछा वो एंट्री नहीं आया, वो क्या आ गया? प्राइस ऑफ द शेयर. ठीक है, तो मतलब we can save our time if we do sums of 3-4 periods वाला अगर सम आ जाए, if we do it via the NPV का मोड इट्स बेटर. ठीक है, तो देखो आगे नेक्स्ट पेज में. सपोज नेक्स्ट पेज में सपोज नया एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, टू मेक इट फ्रेश एग्जांपल है. सपोज D0 equal to 20, D0 equal to 20, comma growth rate equal to 30% for the next 3 years. Required return equal to 15% per annum, comma expected share price at the end of the third year. Expected share price at the end of the third year equal to 220. Find P0. ठीक है, तो कैल्सी में आ गए. कैल्सी में CF वाले मोड में चले जाओ. कैल्सी में CF वाले मोड में, कैल्सी में कैश फ्लो वाला मोड. ठीक है, और उसमें C0 को जीरो लिख दिए. C0 जीरो है और अपना 20 डिविडेंड था ना और 30% ग्रोथ रेट है, तो पहले 20 into 1.3 निकाल लो और उसको C1 में एंटर कर दो. 20 into 1.3 निकाल के C1 में एंटर, फिर 20 into 1.3 स्क्वायर निकाल के C2 में एंटर, और 20 into 1.3 क्यूब प्लस 220 C3 में एंटर. 20 into 1.3 क्यूब प्लस क्या 220 C3 में एंटर. उसके बाद एनपी, फिर I by Y, फिर कंप्यूट पीवी. ठीक है, जिनका जरा सा इन्फेक्शन हुआ ओके एक बार कॉपी में वैल्यू लिख लो. बट अगर तुम कॉपी में लिखना पड़े तो उस केस में कैल्सी से करना ही लॉजिकल है. और ये तो फायदेमंद तभी है अगर तुम कैल्सी के लेवल पे कर दो, वरना अगर सजाना डेकोरेट करना पड़े तो फायदा नहीं. क्या आंसर है? 221.71 आंसर है. 221.71. बट अपना राइट करना जरूरी है, इसलिए बाकी लोग सभी जन प्लीज लिख तो लो. ये D1 लिखना 20 into 1.3 कॉपी में. D1 equal to 20 into 1.3 कितना? 26.
D2 equal to 26 into 1.3, 33.8. D3 equal to 33.8 into 1.3, 43.94. 43.94. और कैल्शियम में डालेंगे तो C1 is D1, C2 is D2, but C3 is what? D3 plus P3. कैल्शियम में डालेंगे तो C1 is D1, C2 is D2, and C3 is what? D3 plus P3. ठीक है ना? अब फ्रेश कर लो कैल्शियम, जो कैल्शियम में बीच में ट्रैक छोड़ दिया था भूल के, अब फ्रेश ट्राई कर लो. आ रहा है सबका? नहीं आने का तो एक कारण कैल्शियम सेवन फैक्टर्स की कैश फ्लो करके नहीं आएगा. ओके, तो आंसर इज 221.71. 221.71. Let's move to the next page. Let's move to the next page. Now, next page में pre-printed write up नहीं देखेगा एक बार. ओके, पहले अपने लेवल पे सेट डाल लें, उसके बाद जो pre-printed एग्जाम्पल देख लेंगे. नेक्स्ट पेज मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज बोल रहे हैं, तुम जहां भी लिख रहे हैं. सुना, अगर एक फर्म का पेआउट रेशियो 100% है, पेआउट रेशियो 100% है, and all the earnings are distributed as dividend, in that case उस फर्म का सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होगा? जरा उस फर्म का ग्रोथ रेट कैसे होगा? because all the earnings are paid out as dividend. हमने कल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे FCF डिवाइडेड बाय R माइनस G ना. अगर G 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या बचा है? FCF डिवाइडेड बाय R. That's called the formula for perpetuity. So you would agree to me that the value of a no growth firm, as per DDM is equal to EPS by RE. Is equal to EPS divided by RE. Because I should pull dividend, but if I am saying 100% payout, so earnings and dividend are what? Same. So EPS divided by what? RE. Where is G gone? There is no G, because G is what? 0. Okay, but no growth DDM हो गया ना? क्या हो गया? No growth DDM. Example है ना? Example है. A no growth firm is presently trading at $200, which represents a dividend yield of 20%. First up, if RF equal to 6% and sharp ratio of the market portfolio is 0.42. Find out 0.42. Find out beta of the stock. Given that the volatility of the market is 15%.